Hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. How are you all guys? सो स्टूडेंट्स सॉरी 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाई, कुछ अपने कामों की वजह से बिजी थी मैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू टॉपिक, फूड प्रिजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। हम जानेंगे व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन एंड मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। खाद्य संरक्षण जिसको बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है फूड प्रिजर्वेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन इज जो खाद्य सामग्री को खराब होने से रोकती है या उसकी दर को कम कर देती है, जैसे कि आपके हो गया है गुणवत्ता, खाद्य या पौष्टिकता में कमी। मीन्स कि उसकी गुणवत्ता को बनाए रखता है अगर हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, खाद्यता को बनाए रखता है और उसको पौष्टिकता में भी उसकी कमी जो है वो नहीं आने देता। इन सब चीज़ों को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए फूड के अंदर, फूड को क्या किया जाता है, आपके प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, और इस ताकि लंबे समय तक हम फूड को खाने लायक बनाए रखें। इसलिए फूड प्रिजर्व किया जाता है, ये प्रोसेस फूड पर किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं, जिन 4 मेथड्स को ध्यान में रखते हुए फूड प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? 4 टाइप्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यहाँ खाद्य परिरक्षण की 4 विधियां बताई गई हैं। 4 विधियों में हम देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट आती है आपूर्ति की विधि, सेकंड आती है भौतिक विधि, थर्ड आती है रासायनिक विधि एंड फोर्थ आपके आता है खमीरीकरण, जिसको कि करते हैं। इन 4 विधियों से फूड को प्रिजर्व करते हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे आपूर्ति की विधि। चलिए चलते हैं। आपूर्ति की विधि बेसिकली क्या होती है? आपूर्ति की विधि, आपूर्ति की विधि में बताया गया है आपके आपूर्ति की विधि खाद्य का सुरक्षात्मक आवरण, जैसे पैकिंग, डिब्बाबंदी। ठीक है, खाद्य पदार्थ को बचाए रखने के लिए उसके ऊपर एक ऐसा आवरण चढ़ा देना, ऐसा आवरण से उसको ढक देना जिससे कि फूड जो है वो आपके बाहर के वातावरण के संपर्क में ना आए और खराब ना हो। जैसे कि इसके अंदर आ जाता है पैकिंग और डिब्बाबंदी। डिब्बे के अंदर फूड डालकर उसको एयर टाइट कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, पैकिंग करते हैं फूड की। ये सब आपके किसके अंदर आ जाता है? आपूर्ति की विधि के अंदर आ जाता है। और ये जो होता है ये सारा किया जाता है आपके एनॉर्बिक कंडीशंस में, मीन्स कि वायु विलोपन जिसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, आपके जैसे एयर टाइट इनको किया जाता है ताकि इनके अंदर एयर ना जाए और ये जो फूड है वो खराब ना हो। ये आता है आपके आपूर्ति की विधि जो होती है। ठीक है, उसके अलावा अब हम भौतिक विधियां। सेकंड आपके आ रहा है भौतिक विधियां। भौतिक विधियों में फर्स्ट आपके आ रहा है निम्न ताप का प्रयोग, यानी कि लो टेम्परेचर का यूज करके जब खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व किया जाता है। अब निम्न ताप के प्रयोग के अंदर भी कुछ विधियां आ रही हैं। किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है? जैसे प्रशीतन विधि। प्रशीतन होता है आपके रेफ्रिजरेशन को बोलते हैं। ठीक है, प्रशीतन विधि ये होता है आपके होम लेवल पर, मीन घरेलू स्तर पर होता है। और रेफ्रिजरेशन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपके 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस जो आपके रेफ्रिजरेशन का वो होता है टेम्परेचर घरेलू स्तर पर, जब हम चीज़ें फ्रिज के अंदर रखते हैं, जिसको आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए। फ्रिज में जब हम चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए रखते हैं, वो होता है आपके प्रशीतन विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। स्टूडेंट ये पूछ लिया जाता है कि भौतिक विधियों में निम्न ताप का प्रयोग भौतिक विधियों में कौन कौन से प्रयोग आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, टेम्परेचर किसका क्या होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नाउ आपके नेक्स्ट आ रहा है सेलार स्टोरेज। ठीक है, सेलार स्टोरेज देखिए क्या होता है। ये कमरे से यानी रूम टेम्परेचर से भी इसका कम टेम्परेचर होता है, मीन्स कि 15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है। सेलार स्टोरेज जिसको बोला जाता है, रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, 15 डिग्री सेल्सियस से कम। और इसमें क्या प्रिजर्व करके रखा जा सकता है? आलू, सेम और प्याज, इन चीज़ों को जो है प्रिजर्व करने के लिए सेलार स्टोरेज में रखा जाता है लंबे समय तक, ताकि ये खराब ना हो। ठीक है, चलिए नाउ आपके नेक्स्ट आ रहा है थर्ड शीत संग्रहण।
आपके शीत संग्रहण क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं हिंदी में शीत संग्रहण। सो अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आए, कोल्ड स्टोरेज बोला जाता है, इंग्लिश में आपको इजी रहेगा। सो आप इसी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए, और कोल्ड स्टोरेज आपके आता है, ये व्यापारिक स्तर पर इसका यूज़ किया जाता है, जब और जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपको रखना है कोल्ड स्टोरेज में, व्यापारिक स्तर पर इसका यूज़ होता है। और उसका टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज का कितना होता है, 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से 18 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो होता है वो आपके कोल्ड स्टोरेज का होता है। ठीक है, और नाउ द नेक्स्ट आपके आ रहा है इसके अंदर। चलिए, इसके अंदर क्या प्रिजर्व करके रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज के अंदर। देखिए, कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व करते हैं मीट, एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, व्यापारिक स्तर पर मीट, एग, फ्रूट और वेजिटेबल्स को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं 15 डिग्री से आपके 18 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक। ओके, नाउ आपके आ रहा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हिमीकरण जिसको बोला जाता है। ठीक है, आपके हिमीकरण, ये इसका टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा जिसमें चिल्ड होता है। तो ये टेम्परेचर आता है फिर 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर याद रखिएगा कि कोल्ड स्टोरेज का कितना होता है, रेफ्रिजरेशन का कितना होता है, सिलार स्टोरेज का कितना होता है, फ्रीजिंग का कितना होता है, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस टेम्परेचर पर कौन सी चीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आपके हिमीकरण जो है, हिमीकरण के अंदर फ्रीजिंग में 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और इसके अंदर मीट है, फिश, मीट, मिल्क, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें प्रिजर्व करके रखी जाती हैं कि ये चीज़ें जो है ख़राब ना हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं। इनके लिए टेम्परेचर भी कम से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा चिल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूलिंग हो, ठंडक हो। ठीक है, ये चीज़ें तब ख़राब होने से बचती हैं। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो या नष्ट नहीं होते, तो वो अपना जो उनकी वृद्धि रुक जाती है, उनके जो कार्य उनका रुक जाता है। और ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नष्ट भी हो जाते हैं इस टेम्परेचर पर, और जो नष्ट नहीं होते तो उनकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, चलते हैं फ्रीजिंग के अंदर। देखिए, 2 आते हैं, बेसिकली 3 आते हैं फ्रीजिंग के अंदर। फर्स्ट आ रहा है शीघ्र हिमीभूत। शीघ्र हिमीभूत का यूज़ ज़्यादा किया जाता है फ्रीजिंग में। इसका टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर मीट जैसे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इनको प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा एक धीमी हिमीभूत भी आता है, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसका यूज़ बहुत कम होता है। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है चिल्ड स्टोरेज। चिल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर होता है 32 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर होता है। चिल्ड स्टोरेज, आप चिल नाम से समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा जहाँ चिल हो। आपके इसमें देखिए 32 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। किस टेम्परेचर पर क्या चीज़ प्रिजर्व करके रखी जा सकती है, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर आपके फ्रेश वेजिटेबल्स को रखा जाता है फ्रीजिंग में। उसके अलावा 35 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपके एग्स, मिल्क एंड कर्ड को रखा जाता है। मीन्स आपके कर्ड होता है दही, मिल्क दूध, एंड एग्स आपके अंडे। उसके अलावा 45 डिग्री जो है उस पर रखा जाता है आपके चीज़, पनीर। ठीक है, 45 डिग्री पर आपके रखा जाता है चीज़ और पनीर। स्टूडेंट्स, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपके चीज़, पनीर को रखा जाता है प्रिजर्व करके। किस में रखा जाता है, चिल्ड स्टोरेज में। और ये चिल्ड स्टोरेज किसका पार्ट है, ये आपके फ्रीजिंग का पार्ट है, हिमीभूत का पार्ट है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अब हम चलते हैं आगे। हमने निम्न ताप का प्रयोग जो था वो पढ़ लिया है। उसके अलावा अब पढ़ेंगे हम उच्च ताप का प्रयोग। देखिए, निम्न ताप का प्रयोग पढ़ चुके हैं, उच्च ताप का प्रयोग पढ़ते हैं। उच्च ताप के प्रयोग में आपके क्या आ जाता है, पाश्चुरीकृत, मीन्स की पाश्चराइजेशन आता है। और उसके अलावा इसके अंदर आपके आ जाता है ब्लांचिंग। ठीक है, ब्लांचिंग। हम देखते हैं पाश्चराइजेशन में आपके टेम्परेचर क्या होता है। पाश्चराइजेशन में आपके टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है।
और इसमें 3 तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट आता है आपके HTST जो तरीका है, जिसको क्या बोलते हैं, उच्च ताप अल्प अवधि या फिर क्षणिक पाश्चीकृत। क्यों बोलते हैं इसको, ये होता है आपके हाई टाइम और उस हाई टेम्परेचर और स्लो टाइम, मीन्स कि इसीलिए इसको बोला जाता है HTST। सो आपके उच्च ताप और अल्प अवधि का इसमें बोला गया है। सो आपके किस में जिससे टाइम कम होता है, जैसे 16 सेकंड के लिए इसको रखा जाता है। टेम्परेचर क्या होता है 71.6 डिग्री सेल्सियस पर 16 सेकंड के लिए रखा जाता है फूड को। इसमें आपके मिल्क वगैरह को प्रिजर्व ये पास्चराइज करते हैं। सो 60 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम ताप पर उसको क्या किया जाता है, इमीडिएटली उसको ठंडा कर लिया जाता है। सो ये होता है एक प्रिजर्वेशन का तरीका, जिसमें कि आपके टेम्परेचर तो होगा हाई और टाइम होगा आपके स्लो। सो 16 सेकेंड बेस नॉर्मली स्टूडेंट्स आपके लगभग टेम्परेचर में अगर पूछा जाए, लगभग में आपके 72 डिग्री सेल्सियस भी पूछा जा सकता है। ठीक है। सो आपके नेक्स्ट आपके आ रहा है STHT तरीका। ये आपका पहला था पॉस्चराइजेशन का। अब ये आपके आ रहा है सेकंड, जिसमें आ रहा है आपके STHT तरीका। इसमें क्या होता है, स्लो टेम्परेचर, ST स्लो टेम्परेचर हाई टाइम। समझ में आ रहा है। STHT मीन्स कि मंद ताप यानी कि कम ताप और आपके दीर्घ अवधि मीन्स कि ज़्यादा टाइम हो गया। तो आपके STHT इसको बोला जाता है इन शॉर्ट। तो स्टूडेंट्स अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, मैंने इन शॉर्ट लिखा है STHT मीन्स कि स्लो टाइम हाई टेम्परेचर, स्लो टेम्परेचर हाई टाइम। ठीक है। सो आप ये ध्यान रखिएगा। सो टेम्परेचर क्या है इसका 62.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितनी देर के लिए रखा जाता है, 30 मिनट के लिए। ठीक है। सो ये टेम्परेचर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपके आ जाता है अति उच्च ताप पर, मीन्स कि आपके UHTT पर में इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है UHTT मीन्स कि अति उच्च ताप बोला जाता है इसको। इसका टेम्परेचर होता है 89 से 90 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रखा कितनी देर के लिए जाता है आपके 1 सेकेंड के लिए। ठीक है। 1 सेकेंड के लिए रखा जाता है। टेम्परेचर हाई होता है। सो ये या फिर इससे भी ज़्यादा यानी 89 से 90 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है टेम्परेचर। सो 1 सेकेंड के लिए इसको रखा जाता है। इसमें क्या करते हैं, आपके मिल्क को पास्चराइज करते हैं। ठीक है, ताकि वो प्रिजर्व रहे। उसके अलावा आपके इसके अंदर आ जाता है हाई टेम्परेचर में यानी उच्च ताप में आपके आ जाता है ब्लांचिंग। ठीक है। ब्लांचिंग आपके आ रहा है, जिसमें आपके क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपके 1 से 3 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ब्लांचिंग किया जाता है। तो इसमें आपके स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको, शायद मैंने आपको एक वीडियो करवाया था, उसके अंदर ये था जो आपके मेथड्स ऑफ कुकिंग था, उसके अंदर ब्लांचिंग भी एक मेथड मैंने आपको बताया था। इसमें एंजाइम्स को निष्क्रिय करने के लिए क्या किया जाता है, आपके फलों और सब्जियों को पानी के अंदर उबाला जाता है। ठीक है, 1 से 3 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। उस मेथड को क्या बोला जाता है, बेसिकली ब्लांचिंग बोला जाता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर याद रखिएगा। ओके, नाउ आपके आ रहा है भौतिक विधियों में आपके थर्ड आ रहा है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में देखते हैं क्या है। निर्जलीकरण 2 तरीके का होता है, एक तो प्राकृतिक विधि होती है और एक आपके कृत्रिम विधि होती है। निर्जलीकरण में 2 विधि होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक विधि होती है स्टूडेंट्स धूप में सुखाना। ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपके शक्कर और नमक का यूज़ करके। जैसे कि धूप में सुखाना ऐसा होता है ना कि सर्दियों में कुछ चीज़ें सस्ती हैं तो उसको धूप में सुखाकर उसको प्रिजर्व करके रख लिया जाता है, और अगर वही सीज़न की सब्जियां जो होती है वो अगर गर्मी में महंगी मिलती है तो उसको क्या कर लिया जाता है, जो सुखाई हुई सब्जियों का यूज़ कर लिया जाता है। सो जैसे कि लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेथी को सुखाकर रखते हैं, गोभी हो गया। सो इन सब चीज़ों को सुखाकर रखना, धूप में सुखाना फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड है। सेकंड आपके इसी के अंदर आ रहा है निर्जलीकरण के अंदर, मीन्स कि खाद्य पदार्थों के पानी को सुखा देना। इसीलिए इसका मेथड का नाम है निर्जलीकरण। दूसरा, आप अचार डालते हैं, कितने कितने सालों के लिए उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, अचार डालते हैं, जैम, जेली, शरबत, ये सब चीज़ें बनती हैं। सो
इसमें शक्कर और नमक का यूज़ होता है। तो इसमें देखिए एक एस्टीमेट दिया गया है कि शक्कर की जो है उसकी 65 से 70% का मात्रा होनी चाहिए और नमक का प्रयोग है उसमें 15 to 20% की जो है वो मात्रा होनी चाहिए। सो परसेंट की मात्रा होनी चाहिए। सो ये एक एस्टीमेट है, स्टूडेंट से पूछा भी जाता है। सो ये ध्यान रखिएगा कि शरबत बना रहे हैं, मुरब्बा बना रहे हैं, सो ये सब चीज़ों के लिए एस्टीमेट कितना होता है शक्कर का कि फूड प्रिजर्व रहे और ख़राब नहीं हो। नमक का प्रयोग अचार में कितना करना चाहिए, कितनी इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये होता है निर्जलीकरण मीन्स प्राकृतिक विधि। उसके अलावा आपके स्टूडेंट आ जाता है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में देखिए क्या होता है, व्यापारिक स्तर पर कृत्रिम विधि से निर्जलीकरण कैसे किया जाता है, रोलर के द्वारा, स्प्रे ड्रम्स के द्वारा क्या किया जाता है, फूड्स को सुखाया जाता है। तो उसमें से पानी को ख़त्म कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है ताकि वो फूड लंबे समय तक बचा रहे। ठीक है। उसके अलावा आपके इसमें आ जाता है झाग व चटाई शुष्कण विधि। झाग व चटाई शुष्कण विधि कृत्रिम विधि के अंदर आती है। निर्जलीकरण की कृत्रिम विधि में आपके व्यापारिक स्तर पर निर्जलीकरण और झाग व चटाई शुष्कण विधि आती है। भोज्य पदार्थ में ग्लीसरोल, भोज्य पदार्थ जो होते हैं जिस भी फूड प्रोडक्ट को आपको प्रिजर्व करना है उसके अंदर ग्लीसरोल, अंडा, मोनोस्टियरेट, इन चीज़ों का यूज़ करके उसके अंदर झाग उत्पन्न किया जाता है और उसको फिर सुखाया जाता है। ठीक है। सो ये एक मेथड है निर्जलीकरण का, झाग व चटाई शुष्कण विधि। ओके, नाउ आपके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके विसंक्रमण विधि। विसंक्रमण विधि के अंदर आपके फूद रोकने के लिए ये यूज किया जाता है विसंक्रमण विधि। ये भी भौतिक जो विधियां हैं उसी का एक पार्ट है विसंक्रमण विधि। फफूंद रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है और इसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और इसको रखते हैं 25 से 30 मिनट तक बॉईल किया जाता है। ये होता है विसंक्रमण विधि, जिससे कि जो फफूंद रोकने के लिए किया जाता है ये वाला मेथड फूड प्रोडक्ट्स के साथ, ताकि फूड को प्रिजर्व किया जा सके, लंबे समय तक उसको सुरक्षा उसकी की जा सके। ओके। उसके अलावा आपके आ जाता है भौतिक विधियों के अंदर स्टूडेंट्स डिब्बाबंदी, बोतलबंदी। जो डिब्बाबंद प्रोडक्ट्स आते हैं, पैकिंग जो प्रोडक्ट्स आते हैं, फूड प्रोडक्ट्स जो आते हैं मार्केट में, जो बॉटल्स में बंद होते हैं, जैसे कोई शरबत हो गया है ना, और उसके अलावा डिब्बाबंद के अंदर आजकल तो सभी जो मिठाई भी आपके जो है आपको पैक्स में मिलती हैं का लंबे टाइम तक 6 महीने 3 महीने इस तरह का इनका टाइम पीरियड होता है कि आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये डिब्बाबंदी, बोतलबंदी के अंदर आता है, लेकिन उनका टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर इनको सील्ड किया जाता है, तो तभी ये प्रिजर्व हो पाते हैं। डिब्बाबंदी और बॉटल बंदी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉटल्स में उनको भर के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको फिर बॉयल किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा आपके इसमें आ जाता है विकिरण विधि। विकिरण विधि होती है, इसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, गामा रेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि गामा रेज की क्षमता कम होती है, ये फूड प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं पहुंच पाती, इसलिए गामा किरणों का यूज़ किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, जैसे पोटैटो है, अनियन है, कैरेट है, इनके अंदर स्प्राउट को प्रिवेंट करने के लिए, मीन्स कि ये अंकुरित ना हो, इस वजह से गामा किरणों का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। सो गामा किरणें इसलिए क्योंकि क्षमता कम होती है इसकी, फूड के अंदर नहीं जाते और हानिकारक नहीं होते, नुकसान नहीं पहुंचाते, सो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है गामा किरणों का विकिरण विधि। ये स्टूडेंट हमने ये 6 पढ़ा, ये आपके आते हैं भौतिक विधियों के अंदर। सो आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि याद भी रह जाएगा कि क्या है। सो बाकी की 2 विधियां हम कल करेंगे, जिसमें कि आपके एक आ रही है रासायनिक विधि, दूसरी आ रही है खमीरीकरण। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इसी तरह पढ़ते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।